हेलो गाइज, नमस्कार सबको। तो जैसा कि अभी तक का जो जानकारी है कि सरकार जो है पॉजिटिव है, आप लोग का क्लास खुलवाने के रूप में, साथ साथ यहाँ के शिक्षक बंधु भी पॉजिटिव हैं। इस मामले में पॉजिटिव रेस्पॉन्स ले रहे हैं। हम लोग का पिछले दिन मीटिंग हुआ तो उसमें जाकर के जो है कि यह डिसीजन हुआ है कि जून लास्ट या नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक में कभी भी क्लास खुल सकता है। बहुत जल्द हम लोग भागलपुर के प्रशासनिक अधिकारी से मिलने वाले हैं और उनसे सलाह मशविरा करके एक गाइडलाइन के तहत क्लास को खोला जाएगा। अर्थात मिलने का समय बड़ा नज़दीक आ रहा है। अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी रेडी होंगे और रहना भी चाहिए, क्योंकि सबसे मेन है, पहले भी चर्चा की है कि इसमें कुछ भी हो रहा है, जो भी, चाहे वो तरबूज पर चाकू गिरे या चाकू पर तरबूज गिरे, कटना तो तरबूज को है। टीचर का तो किसी तरह परेशानी जो है कि मान लीजिए नहीं पढ़ाएंगे एक साल तो कोई दिक्कत नहीं, दूर हो जाएगा। लेकिन जो 2 साल से जो मेन क्षति हो रहा है, जो सबसे अपार क्षति कहा जाएगा, वो है शिक्षा का। बिहार में या इंडिया में पूरा तो बच्चों का जो है कि रियल में शिक्षा मिल नहीं पा रही ऑनलाइन से, क्योंकि सबों के पास, क्या सभी तो करोड़पति अरबपति तो है नहीं कि हाँ सब लैपटॉप और बड़ा बड़ा एंड्रॉयड सेट लेकर के बैठे हुए हैं, तो वैसे का या आईफोन लेकर बैठे हुए हैं, ऐसी बात तो नहीं है। तो वैसे कंडीशन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम तो हो रही है, समस्याएं सुनने को मिलती है, बीच बीच में कॉल भी आता है कि हाँ हमारा मोबाइल नहीं है तो उसका मोबाइल है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं मोबाइल को रिचार्ज करने की समस्या, कहीं नेट कनेक्शन नहीं हो रहा है तगड़ा। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर क्षति हर हालत में स्टूडेंट को ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो हम लोग मिल लें और फिर क्लास को सुचारू रूप से चलाएं, क्योंकि इस महामारी के दौरान में परेशानी सबों को है, लेकिन इसी परेशानी से जूझते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। तो खैर जो भी हो, तत्कालिक बात की बात है, बीच बीच में चर्चा होती रहेगी और मैंने हम लोग जो डिसाइड किए हुए हैं वो और डिसीजन थोड़ा सा हार्ड हो, माने कि इजीली रूप में हम लोग उसको पालन करने का प्रयास करेंगे और जाकर जो है कि जो अधिकारी है उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। तो खैर जो भी हो, तत्कालिक हम लोग अभी चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, पढ़ रहे थे सरफेस टेंशन के बारे में। तो वो सरफेस टेंशन के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहां पर जाकर के जो है कि सरफेस टेंशन, एडजॉर्प्शन के बारे में, तो एडजॉर्प्शन के बारे में सरफेस टेंशन अभी बताएंगे थोड़ा सा। तो एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो एडजॉर्प्शन के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वैसे स्थिति में वहां पर हमको एडजॉर्प्शन का परिचय देखे थे, एडजॉर्प्शन का टाइप देखे थे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और छोटा सा चीज को देखते हैं, टर्म को, और उस दोनों जो टाइप है दोनों के बीच डिफरेंस को देखते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। क्योंकि हम लोग वहां पर चर्चा किए थे, ख्याल होगी आपको कि यहाँ पर ये जाकर के जो है ये एडजॉर्बेंट है, जिसके सतह पर एडजॉर्प्शन हो रहा है वो एडजॉर्बेंट है, और यहाँ जो पार्टिकल्स है ये एडजॉर्बेट, अर्थात इसको बोले थे अधिशोष्य, और ये है अधिशोषक, जो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। अब ये अधिशोषक और अधिशोष्य मतलब इसके एक्टिविटी पर, इसके क्रियाशीलता पर एडजॉर्प्शन की, माने जो कितना इसको एडजॉर्ब करेगा, मतलब हमारी एक्टिविटी पर कि हम कितने को आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। या कोई भी, जिस मान लीजिए हम कोई भी फ्रेंडशिप बनाते हैं किसी से, फ्रेंड सर्किल अपना तैयार करते हैं, तो कुछ बच्चे का क्या फ्रेंड सर्किल ज्यादा है और किसी का कम है, तो वो डिपेंड करता है उस बच्चे पर कि जिसका एक्टिविटी ज्यादा है तो उसका फ्रेंड सर्किल भी क्या होता है, दायरा बढ़ जाता है, और जिसका एक्टिविटी थोड़ा स्लो है तो उसका दायरा क्या होगा, घटेगा। तो वैसे स्थिति में यहां भी जाकर के इसका एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा एडजॉर्प्शन का रेट, कि कितना रेट के साथ
एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो रहा है, उसकी जानकारी आपको यहीं से मिलेगा, इसके एक्टिविटी से मिलेगा। तो वैसे कंडीशन में इसके एक्टिविटी को देखें कि कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, कैसे इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाया जा सकता है, यह एक्टिविटी है क्या, तो वो जाकर के जो है हम लोग को पहले देख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक टॉपिक और देखेंगे हम लोग यहाँ पर रेसिडुअल फोर्स के बारे में, और तब फिर हम जाके दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच। उसके बाद तब फिर आगे बात करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखें अधिशोषक की क्रियाशीलता। एक्टिविटी ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्टिविटी ऑफ एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट का क्या एक्टिविटी है, किसको कहते हैं एक्टिविटी एडजॉर्बेंट का? तो कहता है यहां पर जाकर के जो है कि किसी अधिशोषक के द्वारा अधिशोष्य को अधिशोषित करने की क्षमता को अधिशोषक की क्रियाशीलता कहा जाता है। मतलब कितना क्षमता के साथ अधिशोषित कर रहे हैं, कितना क्षमता के साथ उसको अपने पास बुला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी क्षमता उसी कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं, उसको क्रियाशीलता के टर्म में लेके चलते हैं कि जितना क्षमता अधिक होगा उतना क्रियाशील होगा। अर्थात तो उसका उल्टा कहिए, जितना अधिक क्रियाशील होगा उतना जाकर के उसका अधिशोषण करने की क्षमता अधिक होगी। अतः किसी अधिशोषक की क्रियाशीलता निम्नांकित अलग अलग घटनाओं के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। पहला नंबर पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं? तो ऑलरेडी हम लोग मेंसुरेशन पढ़ चुके हैं क्षेत्र में थी। जैसे ये कोई भी बॉडी है, कोई भी पिंड है, तो उसके पूरे जो आउटर सरफेस है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल को हम लोग टोटली क्या कहेंगे? उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो हम लोग वहां पीछे पढ़े हुए हैं अंडर 10 में। अब कहता है कि वहां पर ये भी पढ़े थे कि कोई भी बॉडी को, कोई भी पिंड को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए, मतलब बड़े पिंड को छोटे छोटे पिंड में, जो आपने वहां पर मेंसुरेशन में सवाल भी बनाया हुआ होगा कि कोई बड़ा कांच का गोली था या धातु का गोली था,
अब उसको छोटे छोटे गोली के रूप में वहां पर बताया गया था कि उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्र मैंने अंतर पूछ रहा था कि बड़े गोली की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अब 2 सेंटीमीटर वाला गोली वाला कुछ त्रिज्या वाला कुछ गोली का निर्माण कर पाए हम उस बड़े गोली से, तो वैसे कंडीशन में दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा? तो अंतर होगा जैसे मान लीजिए कि हमको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा गोला लिया, अब उसको कटिंग करते हैं 2 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला 4 ठो या 5 ठो जो भी गोला बन गया उससे मान के चलिए, तब 5 का अपना अपना अलग अलग क्षेत्रफल होगा और अकेले 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला जो है तो उसका क्षेत्रफल अपना अलग होगा। तो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कहता है कि जब छोटे गोला जो है उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब जैसे बड़े पिंड को छोटे छोटे पिंड में विखंडित करते हैं, टुकड़े में बांटते हैं, तो कहता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः बढ़ जाता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जब बढ़ जाता है तो वो पृष्ठ क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो कहता है उसका क्रियाशीलता भी यहां पर इसका क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे सिंपल है, एक पिछली क्लास में एग्जांपल लिए थे कि बड़ा मिट्टी का टुकड़ा ढेला लिए और उसी आकार का दूसरा ढेला लेकर चूर्ण कर दिया। अब एक को पानी मिलाते हैं, दोनों पर पानी डालते हैं तो इसका सिर्फ बाहरी पार्ट भीग रहा है, अंदर भी सूखा रहता है, और इसका सब पार्टिकल भीग रहा है। तो इसका कारण क्या हुआ? रीजन क्या हुआ? तो रीजन वही हुआ, उसका सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी क्रिया क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पर कहता है कि किसी अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका क्रियाशीलता बढ़ता है, अतः उसका अधिशोषण क्षमता भी बढ़ जाता है। तो अधिशोषण क्षमता भी क्या होगा? जो कि क्रियाशीलता बढ़ेगा तो अधिशोषण क्षमता भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये था पहला कारक कि हमको सरफेस एरिया जैसे बढ़ाते हैं, टुकड़े में बांटते हैं, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अर्थात किसी अधिशोषक को बड़े आकार से छोटे आकार में परिवर्तित करने पर उसका क्रियाशीलता बढ़ जाएगा। क्रियाशीलता क्या होगा? उसका बढ़ जाएगा। तो ये है इसका जाकर के जो है कि हमको एक्टिविटी बढ़ने का कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो वैसे कंडीशन में क्रियाशीलता उसका बढ़ता है। तो वो जब बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में जब बदलते हैं, बड़े आकार को जब छोटे आकार में बदलते हैं तो कहता है उसका क्रियाशीलता ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, इसको लिख लीजिए।
दूसरा नंबर, रबिंग और स्क्रैचिंग ऑफ सरफेस, पृष्ठ को रुखड़ा बनाना। जब किसी अधिशोषक के बाहरी सतह को रगड़कर उसके पृष्ठ को रुखड़ा बनाया जाता है, तब भी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल अपेक्षाकृत बढ़ जाता है, जिससे उस अधिशोषक का क्रियाशीलता भी बढ़ जाता है। मतलब उसका क्रियाशीलता भी क्या होगा, वहां पर जाकर के जो है कि बढ़ जाएगा। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कलम है, बहुत चिकना है, अब इसको रगड़ दें कोई चीज से, खरोंच दें थोड़ा सा, तो थोड़ा सा खरोचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो थोड़ा रुखड़ापन आएगा तो उतार चढ़ाव कुछ होगा। तो जो उतार चढ़ाव जो अप एंड डाउन होता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर जाकर उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा, अब इस पर जैसे इस चिकना था तो इस पर यदि हम पानी रखते हैं कितना भीगेगा, और यदि रुखड़ा है उस पर पानी रखते हैं तो वैसे करें वो कितना भीगेगा। तो वैसे स्थिति में दोनों में अंतर आता है कि दोनों में अंतर आता है कि उसमें जो रुखड़ा रहता है उसमें पानी अधिक फंसेगा। जैसे आप देखेंगे यदि खेत उत में देखते हैं कि जाकर के जो है खेत में सरपट मैदान टाइप का है तो वहाँ पानी रुकता नहीं है, लेकिन उसी खेत को जोत दिया जाए तो जोतने के बाद जो नाली टाइप का वगैरह सब जो बन जाता है तो वहाँ रुखड़ापन अप डाउन ज्यादा हो गया, जिसमें वहाँ पानी अधिक फंसने का चांसेस रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जाकर के जो है कि जैसे इसका स्क्रैचिंग करेंगे, रबिंग करेंगे, उसको रगड़ेंगे कोई चीज से, तो वैसे करने से उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो वैसे स्थिति में जाकर के जो है कि उसका जो है कि क्रियाशीलता भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तीसरा नंबर जो है वो है टेम्परेचर। तापक्रम। टेम्परेचर जो है इसका क्या होगा, तो कहता है किसी अधिशोषक का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे उस पदार्थ का अधिशोषण क्षमता भी प्रभावित होता है।
एग्जाम्पल के रूप में नारियल के चारकोल को अधिशोषण के लिए उपयोग में लाए जाने के पूर्व उच्च तापक्रम लगभग 650 केल्विन से 1330 केल्विन तक गर्म कर क्रियाशील बनाया जाता है। तब उसका अधिशोषण क्षमता बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उसका एक्टिवेशन का जो है क्षमता जो है वो अधिक बढ़ जाता है, अधिक क्रियाशील हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको उपयोग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सब फैक्टर था जो हमको यहाँ पर इसके क्रियाशीलता को प्रभावित कर रहा था कि क्रियाशीलता कैसे बढ़ाया जाएगा, तो किस किस कंडीशन में बढ़ सकता है, वो यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ गया। अब इसके आगे इसको लिखिए। हो गया? रेसिडुअल फोर्स क्या है, ये इसको समझ लें। छोटा सा टॉपिक है। तो यदि 11th का फिजिक्स पढ़े थे या पढ़े होंगे तो वहां पर एक चैप्टर था पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है उसको यदि समझते हैं तो रेसिडुअल फोर्स को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्या उसी से माने उसी का इक्विवेलेंट है, उसी के समरूप है, सिमिलर है। तो वो जाके हम लोग देखें यहाँ पर सरफेस टेंशन किसको कहते हैं, पहले उसको समझ लें। ये एक लिक्विड है और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो पदार्थ का प्रमुख 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, उन सभी पदार्थों के बीच, पदार्थों के अणुओं के बीच एक अदृश्य आकर्षण बल कार्य करता है जिसको हम लोग बोलते हैं वांडर वाल बल, वांडर वाल बल या अंतराण्विक बल, इंटरमोलेकुलर फोर्स। तो वो इंटरमोलेकुलर फोर्स या अंतराण्विक बल किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच हमेशा कार्य करता रहता है। अब उसके बाद तो यहां भी लिक्विड मॉलिक्यूल है तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच भी तो आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगता होगा भाई। तो अट्रैक्शन फोर्स जब लगेगा, इसको इधर खींचा, चारों तरफ से खींच रहा है, इधर इसको खींच रहा है, इधर खींच रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल चारों तरफ सब आपस में एक दूसरे को खींच के रखा रहा है। तो एक दूसरे जो आकर्षित करके रख रहा है, तो जिसके परिणाम स्वरूप ये मॉलिक्यूल संतुलित होकर के उस पदार्थ के अंदर पड़ा हुआ है। अब कल्पना कीजिए, जैसे मान लीजिए ट्रेन पर आप सफर करते हैं तो बीच ट्रेन में कहीं सीट पर बैठे हुए हैं या खड़े भी हैं ट्रेन पर, तो उतना डर की भावना नहीं रहती है।
गिरने पड़ने के। लेकिन जो पायदान पर खड़ा है किनारे में जाकर के, उसको खतरा है ज्यादा, डर लगता है कि कहीं ज्यादा हम इधर फोर्स लगा तो हम गिर जाएंगे, तो वो अपने आप को बचने के लिए पूरा सिकोड़ करके पायदान पकड़ के लटका रहता है, सीधा सीना तान के नहीं रहता। कहीं भी ज्यादा फोर्स लगा, कहीं को धक्का मारा तो सीधा चारों खाना चित नीचे गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो मॉलिक्यूल है, किनारे पर जो मॉलिक्यूल है, तो इसको भी तो फोर्स लग रहा है। तो इसको जो फोर्स लग रहा है, संयोगवश ये फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, बाहर तो कोई लिक्विड है ही नहीं। तो बाहर जब लिक्विड नहीं है तो फोर्स ये सिर्फ अनुभव करेगा अंदर की ओर, और अंदर की ओर जो फोर्स अनुभव कर रहा है, कहता इस फोर्स के कारण अपने ये सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर लेता है, संकुचित कर लेता है, सिकोड़ लेता है, ताकि इस फोर्स का कम से कम अनुभव हो, और इसी कारण लिक्विड का अपर लेयर बना हुआ रहता है। नहीं तो सारा पार्टिकल्स हमेशा जब अंदर खींचा जाता तो यहाँ पर दूसरा जाता, फिर उसको अंदर आता, फिर तीसरा जाता, फिर उसको अंदर लाता, मतलब बार बार एक तरह से हलचल होते रहता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसका मेन रीजन है वहां पर सरफेस टेंशन, कि सरफेस टेंशन जो यहाँ पर हो रहा है कि सरफेस पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स से बचने के लिए अपने आप को क्या कर रहा है, अपना सरफेस एरिया को, पृष्ठ क्षेत्रफल को मिनिमाइज करने का प्रयास करता है, संकुचित करने का प्रयास करता है, ताकि उस फोर्स का प्रभाव कम से कम पड़े। या दूसरे रूप में कहते हैं हम लोग यहाँ पर सरफेस टेंशन को कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये जो फोर्स लग रहा है लेयर पर, ये फोर्स नीचे F लग रहा है, अब यहाँ पर L है, तो कहता है कि L डिस्टेंस पर F फोर्स लगेगा, तो 1 पर कितना लगेगा, F बाय L। तो यही F बाय L क्या है, सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अपर लेयर ऑफ एनी लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह का जो प्रति इकाई लंबाई है, प्रति एकांक लंबाई है, उस पर जो भी बल लग रहा है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, उसका पृष्ठ तनाव। यहां तो समझ गए। अब सेम यही केस यहां एडजॉर्प्शन और एडजॉर्ब के दौरान यहां पर हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल पार्टिकल्स यहां पर आ रहा है, तो जैसे आएगा तो इसको अंदर की ओर खींचेगा, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स, जितना भी परिणामी बल इस पर लग रहा है, जिसके कारण वो एडजॉर्ब्ड हो रहा है, अधिशोषित हो रहा है चारों तरफ से, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेसिडुअल फोर्स, जो सरफेस टेंशन के समरूप होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेसिडुअल फोर्स किसको कहते हैं। चूंकि किसी द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह पर उपस्थित अणुओं पर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार किसी अधिशोषक के बाहरी सतह पर अधिशोषण के दौरान इसके अणुओं के द्वारा
अणुओं के द्वारा अधिशोष्य के अणु पर आरोपित परिणामी बल को रेसिडुअल फोर्स कहा जाता है। अर्थात इस बल के परिणाम स्वरूप या इस बल के परिमाण पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है। परिमाण अधिक होगा, अधिशोषण अधिक होगा। इस कारण किसी अधिशोषक का क्रियाशीलता इस बल पर भी निर्भर करता है। भौतिक अधिशोषण के दौरान वान डर वाल फोर्स रेसिडुअल फोर्स के रूप में काम करता है, कार्य करता है, परंतु रासायनिक अधिशोषण के दौरान रासायनिक बंधन ही रेसिडुअल फोर्स का कार्य करता है। ठीक है, मतलब जो हम लोग जानते हैं कि भौतिक अधिशोषण में वान डर वाल फोर्स काम कर रहा है और रासायनिक अधिशोषण के दौरान रासायनिक बंधन का निर्माण हो रहा है, तो ये दोनों फोर्स जो है जिसके कारण मॉलिक्यूल अधिशोष्यिका अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि इस कलम के साथ ये जो देख रहे हैं इसका सरफेस, अब ये पानी को कितना चिपकाएगा अपने साथ, ये दोनों इसका एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। अर्थात इसके द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स है वो फोर्स यदि तगड़ा होगा तो अधिक चिपकेगा और यही फोर्स जब कमजोर रहेगा तो कम चिपकेगा। तो ये जाकर के जो है कि हमको इस डिपेंड कर रहा है इसी रेसिडुअल फोर्स पर। तो ये था रेसिडुअल फोर्स। अब आगे देखते हैं हम लोग, जल्दी लिखिए इसको। हो गया?
भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर तो क्या क्या अंतर है? तो पहले कैरेक्टर, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। पहला नंबर टाइप्स ऑफ फोर्स। तभी तुरंत चर्चा किए हैं कि यहां पर वांडर वाल बल लगेगा और यहां पर रासायनिक बंधन हो। मुख्यतः सहसंयोजक बंधन। मुख्य रूप से सहसंयोजक बंधन यहां पर काम करेगा। दूसरा, नेचर ऑफ फोर्स, तो ये मजबूत होगा और ये अपेक्षाकृत कमजोर होगा। ये कमजोर होगा। अपेक्षाकृत मजबूत होगा। तीसरा, स्पेसिफिसिटी, ये विशिष्ट नहीं होता है। ये थोड़ा विशेष श्रेणी का है। चौथा है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसमें कम अधिशोषण की ऊष्मा। अगले क्लास में इसको डिटेल्स हम लोग और देखेंगे। अधिशोषण की ऊष्मा तो यहां कम होगा और यहां अपेक्षाकृत अधिक होगा। रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमशीलता, तो ये तो रिवर्सिबल है, माने पुनः लौट सकता है। अधिशोषित कर लिया और फिर उसको छोड़ भी सकता है। जैसे कोकोनट चारकोल जो है
इनर्ट गैस का इस्तेमाल मैंने उसको हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो कोकोनट चारकोल को जैसे लो टेम्परेचर पर लाएंगे वहां पर जाके तो गैस अधिशोषित हो जाएगा, अब फिर उसको हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो सारा गैस वहां से बाहर निकल जाएगा। तो रिवर्सिबल है। और ये है इरिवर्सिबल कि एक बार जो बात हो गया तो हो गया, फिर उसको लौटने का कोई गुंजाइश नहीं है। लोहे में जब एक बार जंग लग गया तो वैसे कंडीशन में उस जंग से फिर लोहा नहीं बन सकता, वो जंग ऑक्साइड के रूप में अलग हो गया, अब वो फिर उससे हम लोहा तैयार वहां पर नहीं कर सकते हैं। छठा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यह अपेक्षाकृत कम तापक्रम पर संपन्न होता है। यह उच्च तापक्रम पर संपन्न होता है। तो इस प्रकार से ये सारा डिफरेंस हम लोग देखे, और भी कुछ अंतर छोटा मोटा होता है जब दोनों का कैरेक्टर देखेंगे अगले क्लास में कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन का क्या कैरेक्टर है, क्या विशेषता है, उसको जब हम लोग देखेंगे तब और भी अंतर पता चलेगा। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, अगले क्लास में मिलते हैं इसके अंतर के साथ। और तब फिर एक फ्रेंडलिक आइसोथर्म है समताप, तो उसको हम लोग देख करके इस पार्ट को खत्म करेंगे, अर्थात जो बोले थे कि अधिशोषण वाला पार्ट, एक पार्ट खत्म होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए थैंक यू।